हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 13 जज्बाए शहीद। देश की आज़ादी के लिए अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों, जाबाजों, देशभक्तों ने कम उम्र में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। बिस्मिल लगभग 18 महीने जेल में रहे और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। देश पर कुर्बान होने वाले जाबाजों के मन में क्या भाव आते होंगे, सज़ा का इंतज़ार करते वीर क्या क्या सोचते होंगे। इस नज़्म की हर पंक्ति जोश भर देती है, हमें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। काकोरी कांड में शामिल पाए जाने के कारण उन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। वो उच्च कोटि के कवि, अनेक भाषाओं के जानकार, अनुवादक और लेखक भी थे। प्रस्तुत अंश उनकी प्रसिद्ध नज़्म जज्बाए शहीद की भावना से लिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नज़्म इनकी ही लिखी हुई है। तो चलिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं। खाना वीरान कहाँ, देखिए घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, जाके आबाद करेंगे किसी और वीराने को। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में आंसू कभी टपके जो रुख से बहकर। तिफ़्ल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। अपना कुछ गम नहीं है पर ये ख्याल आता है, मादरे हिंद पे कभी से ये सवाल आता है, देशी आज़ादी का कब हिंद में साल आता है। कौम अपनी पे तो रह रह के मलाल आता है, मुंतज़िर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को। बात सच है कि इस बात के पीछे ठाने, देश के वास्ते कुर्बान करे सब जाने। लाख समझाए कोई एक न उसकी माने, कहते हैं खून से मत अपना गिरेबान साने। ना से आग लगे तेरे इस समझाने को। नौजवानों यही मौका है, उठो खुल के खेलो, खिदमते कौम में जो आए भला तुम झेलो। देश के सदक़े में माता को जवानी दे दो, फिर मिलेंगी नई माता की दुआएं ले लो। देख कौन आता है इरशाद बजा लाने को। राम प्रसाद बिस्मिल। इसका भावार्थ है, कवि का हृदय देशभक्ति, बलिदान और संपूर्ण समर्पण की भावना से ओतप्रोत है। वो अपनी मातृभूमि के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। वो अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं। जो कुछ भी उनके पास है वो उसे अपनी मातृभूमि को समर्पित करते हैं। कवि कहते हैं कि वीरान जगहों को भी वो अपना घर बना लेते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनके जीवन और उनकी उपस्थिति से वो जगह आबाद हो जाती है। कवि अपने देशवासियों को खुश रहने की शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि वो खुद सफ़र पर निकलेंगे, अर्थात वो अपने देश के लिए काम करते हुए नई जगहों पर जाएंगे और वहाँ अपने योगदान से भारतीय जनमानस को देश की स्वाधीनता के संघर्ष के लिए मन, वचन और कर्म से प्रेरित करेंगे। अगली पंक्ति है, हम भी आराम उठा डैश डैश बहलाने को। कवि की काव्य रश्मियाँ आत्मीय संबंधों को, बलिदान और देश प्रेम के संस्कारों की गहराई को स्पर्श करती हैं। कवि अपनी मनोभावनाओं को स्वर शक्ति देते हुए कहते हैं कि वो भी घर पर आराम से रह सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का कारण उनके माता पिता का त्याग और संघर्ष है, जिन्होंने दुखों को सहते हुए भी उन्हें पाला। जब वे घर छोड़कर जा रहे थे तब भी उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको दुआएं दी। ये उनके माता पिता के अनकहे दर्द और बलिदान को दर्शाता है। कवि कहते हैं कि हम विदा लेते हैं समय वो अपने माता पिता को ढाढ़स भी नहीं बंधा पाए।
अपना कुछ डैश डैश मिल जाने को। कवि भारत माता के प्रति अपनी गहरी चिंता और समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि उन्हें खुद का कोई गम नहीं, लेकिन उन्हें देश की स्वाधीनता संग्राम और उस समय की विकट परिस्थितियों को लेकर गहरी चिंता है। कवि अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारतीय समाज कब से असली आज़ादी की प्रतीक्षा कर रहा है। इससे उनका तात्पर्य उस आज़ादी से है जो न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता लाए, बल्कि सामाजिक अभिव्यक्ति और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करे। कवि इस खेद या पछतावे का उल्लेख करते हैं जो उन्हें अपनी देशवासियों या समुदाय की स्थिति को देखकर होता है। ये भावना उस विचार को दर्शाती है कि किस तरह से उनका समुदाय या देश अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है अथवा उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कवि स्वयं को और अपने समुदाय के लोगों को उनकी अंतिम नियति के प्रति समर्पित बताते हैं, जो मृत्यु है। यहाँ खाक में मिल जाने का तात्पर्य मृत्यु के बाद धरती में मिल जाने से है, जो अंततः हर जीवित प्राणी की नियति है। ये काव्य पंक्ति उनकी उस विनम्रता और देश के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है जिसे वो स्वीकार करते हैं। बात सच है डैश डैश समझाने को। कवि का मंतव्य है कि वो और उसके समान विचार वाले लोग सच में इस बात पर दृढ़ हैं कि वो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ये उनकी गहरी देशभक्ति और त्याग की भावना को दर्शाता है। कवि ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही कोई उन्हें कितना भी समझाए, वो अपने निर्णय पर अटल हैं और उसे बदलने के लिए तैयार नहीं। कवि उन लोगों के शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं जो हिंसा और खून खराबे के खिलाफ हैं, और ये सलाह देते हैं कि अपने ही हाथों से अपने जीवन को नष्ट न करें। अंत में कवि उन लोगों की सलाह को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उनके उपदेशों में कोई वास्तविकता नहीं है। कवि यहाँ पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सलाह की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। कवि का मानना है कि बिना कुर्बानी बलिदान के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। आखिरी पंक्ति है नौजवानों डैश डैश लाने को। कवि माँ भारतीय की युवा संतानों को संबोधित करते हुए उन्हें देश सेवा और भारतीय जनमानस की निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि युवा पीढ़ी को ओजस्विता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ देश की सेवा में अपनी जवानी समर्पित करने का आह्वान कर रहे हैं। कवि युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपनी युवावस्था को देश की सेवा में लगा दें। तुम्हारे लिए मातृभूमि का आशीर्वाद अनमोल है और युवाओं को इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अंत में कवि एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन उनके आह्वान का पालन करते हुए देश की सेवा में आगे आएगा। तो बच्चों देखेंगे अब इस चैप्टर से शब्दार्थ। फिदा मतलब न्यौछावर या बलिदान, नज़र करना, अर्पित करना। खाना मतलब घर, अहले वतन मतलब खाना मतलब घर, अहले वतन मतलब देशवासी। वक्त रुखसत विदा लेने का समय। रुख मतलब चेहरा, तिफ्ल मतलब छोटे बच्चे, कौम मतलब जाति, देश या वंश। मलाल मतलब मन का दुख, मुंतज़िर मतलब इंतज़ार में रहना। ग़िरेबा मतलब कुर्ते कमीज़ आदि का गला। नासे मतलब नसीहत करने वाला। खिदमत कौम मतलब देश की सेवा। इरशाद मतलब आज्ञा या आदेश। अब प्रश्न देखेंगे हमारे। माता की नज़र से कवि का क्या आशय है? कवि सदा किसके इंतज़ार में रहता है? कवि जवानों को क्या झेलने के लिए कह रहा है? हम तो सफ़र करते हैं। कवि संकेत किस सफ़र की ओर? कवि का संकेत किस सफ़र की ओर है? शॉर्ट आंसर में है क्या देखकर बिस्मिल का मन दुखी होता है? युवा वर्ग से क्या आग्रह किया जा रहा है? क्या इस नज़म को प्रेरक नज़म कहा जा सकता है? कैसे लिखिए? लॉन्ग आंसर में है अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करने के लिए कवि ने सब कुछ छोड़ा? ये सब कुछ क्या था? कवि को अपनी कौम पर मलाल क्यों आता है? खुलकर खेलों के द्वारा। कवि क्या कहना चाहते हैं और क्यों? मातृभूमि अपनी युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षा रखती हैं? अपनी नज़म में बिस्मिल ने विशेष रूप से देश के युवा वर्ग को ही क्यों संबोधित किया?
तो चलिए देख लेते हैं इसके उत्तर को। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर को। माता की नज़र से कवि का क्या आशय है? माता की नज़र से कवि का आशय है मातृभूमि को अर्पित। कवि सदा किसके इंतज़ार में रहता है? कवि सदा अपनी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान करने के इंतज़ार में रहता है। कवि जवानों को क्या झेलने के लिए कह रहा है? कवि जवानों को देश सेवा के मार्ग में आने वाली बाधाओं, कष्टों, विपत्तियों आदि को झेलने के लिए कह रहा है। हम तो सफ़र करते हैं। कवि का संकेत किस सफ़र की ओर है? कवि का संकेत जीवन यात्रा को समाप्ति की ओर है। तो शॉर्ट आंसर में है, क्या देखकर बिस्मिल का मन दुखी हो गया? बिस्मिल का मन ये देखकर दुखी होता है कि मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान करने के अवसर कम आते हैं और देशवासी इस बात को नहीं समझते। युवा वर्ग से क्या आग्रह किया जा रहा है? युवा वर्ग से मातृभूमि के लिए जान पर खेलने, सर्वस्व बलिदान करने का आग्रह किया जा रहा है। नंबर 3 पे है, क्या इस नज़्म को प्रेरक नज़्म कहा जा सकता है? कैसे लिखिए। हाँ, इस नज़्म को प्रेरक नज़्म कहा जा सकता है क्योंकि कवि अपने जीवन के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर देश के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और अगर चाहें तो आप इसमें अपने विचार भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर में देखिए, अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करने के लिए कवि ने सब कुछ छोड़ा? ये सब कुछ क्या है? देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कवि ने अपने माता पिता, परिवार, सुख सुविधाएं आदि सब कुछ छोड़ा। अगला है, कवि को अपनी कौम पर मलाल क्यों आता है? मानव जाति स्वतंत्रता के मूल्य को नहीं समझती, मातृभूमि के प्रति प्रेम और सर्वस्व लुटाने की भावना नहीं रखती। इस बात को सोचकर कवि को अपनी कौम अर्थात देशवासियों पर मलाल आता है। नंबर 3 पे है, खुलकर खेलों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं और क्यों? खुलकर खेलों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि निडर होकर मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आज़ादी की इस लड़ाई के परिणाम की चिंता किए बिना हर चुनौती स्वीकार करो, क्योंकि मातृभूमि की तन मन धन से सेवा के अवसर बार बार नहीं आते। नंबर 4 पे है, मातृभूमि अपनी युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? युवा वर्ग ही अपने उत्साह, जोश, उमंग, साहस, वीरता से मातृभूमि की रक्षा कर सकता है। यही अपेक्षाएं मातृभूमि अपनी युवा पीढ़ी से रखते हैं। अगला है, अपनी नज़्म से बिस्मिल ने विशेष रूप से देश के युवा वर्ग को ही क्यों संबोधित किया है? तो इसमें लिख सकते हैं, अपनी नज़्म में बिस्मिल ने विशेष रूप से देश के युवा वर्ग को ही संबोधित किया है क्योंकि देश की रक्षा स्त्रियां, बच्चे या वृद्ध नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देश का युवा ही निभा सकता है, जिसमें कुछ कर दिखाने का जोश होता है, जो देश की सेवा में अपनी जवानी समर्पित कर सकता है। आगे चाहें तो अपने विचारों को जोड़ सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। अब देखते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें है, कवि को उनके माता पिता ने देश सेवा के लिए भेज दिया। मातृभूमि की सेवा करने का अवसर हर बार नहीं आता। कवि नसीहत देने वाले की सलाह मानने के लिए कहता है, युवाओं को जान की परवाह न करके देश की रक्षा करनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें है, तीसरा कथन और चौथा कथन सही है। गौ वाला आंसर जो है वो राइट है। तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। पंक्ति में कवि किन्हें संबोधित कर रहा है? इस पंक्ति में कवि अपने माता पिता को संबोधित कर रहा है। उनको से किसकी ओर संकेत है? इनकी आंखों से टपकते आंसुओं की ओर संकेत है। उनको तिफल समझाने का क्या कारण होगा? बच्चों से दूर चले जाने पर उनकी याद में बहाए आंसू हमेशा उनके साथ रहेंगे। अब देख लेते हैं व्याकरण से। निम्नलिखित तालिकाएं पूर्ण कीजिए। उर्दू शब्द, हिंदी पर्याय। वतन मतलब देश, वक्त मतलब समय, जवानी मतलब यौवन, बला मतलब संकट, दुआ मतलब आशीष प्रार्थना, खिदमत मतलब सेवा, कुर्बान मतलब बलिदान, जान मतलब प्राण। नज़्म से 5 नुक्ता वाले शब्द छांट कर लिखिए जिसे हम आगत कहते हैं, जैसे फ़िज़ा, नज़र, आज़ादी, मुंतज़िर और सफ़र।
निम्नलिखित शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनका अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो फन और फन में क्या फ़र्क है? बीन बजते ही नाग ने अपना फन उठा लिया, और फन मतलब दूसरों को हंसाना एक फन है, एक कला है। अगला है ज़रा और जरा। ज़रा सी गर्मी हुई तो पसीना आने लगा, और जरा मतलब जरा की अवस्था में मानव कमज़ोर हो जाता है। राज और राज। कई ऐतिहासिक किलों में आज भी कुछ राज छिपे हैं। दूसरा है राजा विक्रमादित्य ने वर्षों तक राज किया। निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नज़र करना। भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने प्राण मातृभूमि की नज़र कर दी। खाक में मिल जाना। ईमानदार पिता के पुत्र के बैंक लूट पर उनकी इज्जत खाक में मिल गई। खुलकर खेलना। चुनौती से डरने की बजाय उससे खुलकर खेलना चाहिए। बला झेलना। कई बार न चाहते हुए भी अनचाहे मेहमानों के रूप में बला झेलनी पड़ती है। पिछले पाठों में हमने दीर्घ स्वर संधि को समझा जाना। आइए देखें स्वर संधि का एक अन्य रूप। इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ड अ आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ड ई होता है। इनकी संधि देखिए। अ आ प्लस ई बनता है ए। तो इससे शब्दों को देख लेते हैं। महा प्लस ईश बन जाएगा महेश। देव प्लस इंद्र बन जाएगा देवेंद्र। गढ़ प्लस ईश बन जाएगा गणेश। राज प्लस इंद्र बन जाएगा राजेंद्र। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। इन युग्मों में से कौन से जोड़े सही हैं? तो पहले देख लीजिए सारे। पशु पक्षी तत्पुरुष समास। देश प्रेमी द्वंद्व समास। माँ बाप द्वंद्व समास। करोड़पति तत्पुरुष समास। तो इसमें गौ वाला जो है वो राइट आंसर होगा, जिसमें तीसरा माँ बाप द्वंद्व समास और चौथा करोड़पति तत्पुरुष समास, ये दोनों सही हैं। तो मतलब गौ वाला राइट आंसर होगा। तो बच्चों क्लास 8 से चैप्टर 13 जज्बा शहीद यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से इस चैप्टर के और इस कविता के अर्थ को समझे होंगे और अभ्यास कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।